हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो भाई इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके स्कूल के टेस्ट में या एग्जाम में। और भाई ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी भाई इस सीरीज को करके उनको भी भाई काफ़ी फायदा हो रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर बहुत हमें फायदा हो रहा है और हम लोग भी जो है उनको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, जो न्यूमेरिकल हैं वो कर पा रहे हैं, कंसेप्ट उनके क्लियर हो पा रहे हैं। तो भाई सीरीज में आपका स्वागत है सबका। और हम लोग आज करने जा रहे हैं इसमें वर्क एनर्जी पावर की, ये वीडियो नंबर है आपकी 8 और हम करने जा रहे हैं मोमेंटम एंड कंजर्वेशन और मोमेंटम भी बोल सकते हो, और कोलिजन के बेसिकली हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं यहां पर। तो भाई सब लोग रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि भाई इस सीरीज में आपको पेन से जो है कॉपी पे काम भी करना होता है। ये भाई सीरीज केवल वो नहीं है इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पढ़ाते हैं, तो थ्योरी भाई आप लोगों ने बहुत पढ़ ली है, लेकिन आप लोग ही बोलते हो कि सर क्वेश्चन नहीं हो पाते। थ्योरी तो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो भाई सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन कब होंगे? जब आप मेरे साथ में क्वेश्चन करोगे। तो 1 बाय 1 मैं भी क्वेश्चन करूंगा, आप भी क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। वीडियो को पॉज करना जब क्वेश्चन आएगा, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, 1 या 2 बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा फिर आप जो है वीडियो को कंटिन्यू करके देखना कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हर क्वेश्चन को आपको सोचना है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको सोचना है उसका आंसर क्या होगा, अगर वो न्यूमेरिकल है तो करके देखना है कि आंसर क्या होगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे लिए क्या डाला गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए डाला गया है, व्हाट इज द हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब हेड से हेड टकराते हैं तो उसे हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, ऐसा लिखोगे? नहीं, ये नहीं लिखना है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि दो तरह के कोलिजन होते हैं। एक हमारा होता है ऑब्लिक कोलिजन, एक होता है हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है मान लो एक बॉल है और एक और बॉल आई, और ये जो आई तो ये मान लो इनको जोड़ने वाली लाइन ये है, तो इसकी जो स्पीड है बॉल की, मान लो अगर ये इसके अलोंग हो तो हम बोलेंगे इसका जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन कोलिजन होगा। लेकिन अगर मान लो ये बॉल की स्पीड जो है इस लाइन के अलोंग ना हो, कुछ ऐसे हो, तो जब ये टकराएगी इस बॉल से, जब ये वाली बॉल मान लो बी है, ये ए से टकराएगी, तो ये यहाँ पे टकराएगी, कहीं पे यहाँ पे टकराएगी जाके, है ना। तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड इस तरफ है, तो हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ। तो जब ये टकराएगी तो कंडीशन क्या होगी? ये ए है और बी वाली यहाँ कहीं पे होगी, इसकी स्पीड यहाँ पे होगी, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा? इस पे फोर्स लगाएगी, बी वाली ए पे फोर्स लगाएगी, किधर को फोर्स लगाएगी? इधर को लगाएगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, तो ये बॉल जो है इधर को चली जाएगी, ये बॉल इधर को चली जाएगी, है ना। तो जब भी कोलिजन होते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लगता है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर को ए वाली पे, तो ये बॉल इधर को चली गई, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, इसको बोलेंगे ऑब्लिक। फर्क क्या है दोनों में? इसमें जो बॉल जब टकराई, यहाँ पे देखो जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा दोनों बॉलों पे टकराने के दौरान, वो जो है फोर्स अलोंग द लाइन लगेगा। मतलब जो लाइन थी जो इनको ज्वाइन कर रही थी, भाई जब टकराई तो दोनों कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आई तो फोर्स तो नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, तो फोर्स कैसे लगेगा? इसके अलोंग द लाइन लगेगा। इस पे फोर्स यहाँ लगेगा, इस पे फोर्स यहाँ लगेगा। मान लो एफ बी पे फोर्स यहाँ लगेगा, ए पे यहाँ लगेगा, उसके कारण में स्पीड आएगी। मान लो ए बी वाला यहाँ चला गया, ए वाला यहाँ चला गया, या फिर हो सकता है बी वाला भी यहाँ जाने लगे, ए वाला भी जाने लगे, ऐसा कुछ कंडीशन होगी। लेकिन जो भी फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन लगेगा, और जो बॉल मूव करेंगी वो भी जो है इस अलोंग द लाइन, जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन थी उसी के अलोंग जो है मूव करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, लेकिन जो बॉल मूव करेंगी टकराने के बाद, ये वाली बॉल तो यहाँ कहीं चली जाएगी टकराने के बाद, हो सकता है यहाँ आ रही हो, टकराने के बाद थोड़ा सा यहाँ बेंड होकर यहाँ चली जाए, और जो ये वाली रुकी हुई बॉल थी पहले वो अब इधर को चली जाएगी। तो ये क्या है, ये बॉल जो है उस लाइन में मूव नहीं कर रही है, इधर उधर मूव कर रही है, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिकली मूव कर रही है, उस लाइन पे मूव, स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखते हैं। अगर हम छोटे से भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैंने आपको समझाया एक्चुअली कि होता क्या है ये। अब देखते हैं इसको अगर हम पेपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो लेट अस सी। तो हेड ऑन कोलिजन मतलब इफ टू बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। जैसे यहाँ पे बॉल जो है बिफोर द कोलिजन एक लाइन में मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, और टकराने के बाद भी ये इसी लाइन पे या तो इधर को जाएगी या इधर को जाएगी, लेकिन इसी लाइन पे मूव करेंगी, इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। लेकिन जो ऑब्लिक कोलिजन है नीचे वाला, यहाँ पे जो है बॉल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है और टकराने के बाद भी अलग अलग चली जाएंगी, एक लाइन में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन विल द कोलिजन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक? बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। तो अगर आप लोगों ने सही भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है इसकी, तो आपको पता होगा कि अगर दो बॉल टकरा जाके चिपक जाती हैं तो भाई वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, वो इन इलास्टिक, और इनफैक्ट जो है उससे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर बॉल आपस में चिपक जाएं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे चिपक जाते हो तो वो भी क्या है? एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। आपने मोबाइल देखा, मोबाइल आपके सामने था और आप जाके उस पर चिपक गए, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो वो इलास्टिक नहीं होता। इलास्टिक का मतलब है कि उससे टकरा के वापस आ जाना, ठीक है। जैसे कि आप लोग किताब को देख के किताब पे टकराते हो और फिर वापस आ जाते हो, आप किताब देखते हो सामने और फिर टकरा के वापस भाग जाते हो, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर बॉल कोई चीज़ें चिपक जाए आपस में, दो बॉल मान लो आई, एक बॉल उस पर चिपक गई और फिर साथ में मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसा एग्जांपल होता है कि आपने गोली मारी, किसी बॉब पे गोली मारी, बॉब टंगा हुआ था, उस पर गोली मारी और बॉब के अंदर गोली घुस गई, फिर वो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो वो गोली भी उसके अंदर चिपक गई, एक तरह से बोल सकते हो आप, तो भी इनइलास्टिक कोलिजन है। या कोई ब्लॉक रखा हुआ, आपने ब्लॉक को गोली मारी और फिर वो गोली उसमें घुस गई, फिर वो आगे मूव कर रहा है, तो वो भी इनइलास्टिक कोलिजन है। तो या फिर आपने मड उठा के जो दीवार पे देके मारी, दीवार पे चिपक गई आपकी, है ना, मिट्टी देके आपने दीवार पे मारी तो भी चिपक गई, तो वो भी क्या होगा? वो भी जो है एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इनइलास्टिक और इलास्टिक को देने के लिए एक और पैरामीटर होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। कब आपका कोलिजन इलास्टिक होगा, कब इनइलास्टिक होगा और कब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। तो ई क्या होता है? ई की डेफिनेशन क्या होती है? तो ई की डेफिनेशन जो होती है, देखो क्या होती है। देखो मान लो दो बॉल हैं, ये बॉल एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही है, इसकी स्पीड 2 है, इसकी 4 है। मैं आपसे पूछूंगी कितनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, क्या इनकी स्पीड ऑफ अप्रोच है? अगर मैं स्पीड निकालूं कितनी स्पीड से एक दूसरे के पास आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कितनी स्पीड से पास आ रही है? ये हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड से पास आ रही है, 2 मीटर से ये आ रही है, 4 मीटर से ये आ रही है, 6 मीटर पर सेकंड से पास आ रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है? कितनी स्पीड से वो पास आ रही है। मान लो ये ऐसा होता कि ये बॉल यहां पे जा रही है 2 की स्पीड से और ये पीछे से आ रही है 8 की स्पीड से। अब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इस केस में बता सकते हो कितना होगा? इस केस में तो 6 है, इस केस में तो अप्रोच क्या है वेलोसिटी? ये तो 6 है वैल्यू। इस केस में वैल्यू क्या होगी? या इसको मैं कुछ और मान लेता हूं, चलो इसको मान लेते हैं 10, बस 10 मान लेते चलो। अब क्या होगा आंसर? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया होगा तो देखो ये बॉल 2 की स्पीड से आगे जा रही है, 10 की स्पीड से पास आ रही है उसके, तो ये जो है ना 8 की स्पीड से पास आई, मतलब 2 आगे गया और ये 10 आगे आ गया, तो कुल मिलाकर इनका डिस्टेंस कितना कम हो गया? 8 मीटर कम हो गया। अगली बार फिर ये 2 आगे जाएगा, फिर ये 10 आगे आएगा, तो 8 मीटर और कम हो जाएगा। तो ये वाली जो बॉल है इसके पास 8 की स्पीड से इसकी तरफ आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है इसकी? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही हम निकालते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम निकालोगे, मान लो एक बॉल आपकी इधर को चली गई 3 की स्पीड से, एक इधर को चली गई 5 की स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ? कितनी स्पीड से मूव कर रही है एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, ये एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है? तो ये स्पीड इनकी हो जाएगी कितनी? 3 और 5 8, 8 की स्पीड से दूर जा रही है, 3 ही आगे जा रहा है, 5 ही आगे जा रहा है, डिस्टेंस हो गया 8, फिर ये 5 आगे जाएगा, 3 आगे जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 16। तो ये 8 की स्पीड से जो है एक दूसरे से दूर को जो है मूव करे जा रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी सेपरेशन क्या है यहाँ पे? 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मान लो टकराने का ये कंडीशन में आती है, कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो ये बॉल तो आपकी चली गई 20 की स्पीड से और ये जा रही है 4 की स्पीड से। अब क्या होगा सेपरेशन स्पीड? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, जब ई निकालते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो पहले इसको समझना जरूरी है। क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर हमारा होगा कि ये 20 की स्पीड से आगे जा रही है, 4 की स्पीड से जा रही है, तो डिस्टेंस 16 हो गया, फिर ये 20 आगे जाएगी, 4 आगे आएगी, फिर 16 और बढ़ जाएगा डिस्टेंस, मतलब 32 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये दोनों जो है ना 16 की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रहा है? 16 की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा?
16 मीटर पर सेकेंड। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना? है ना? जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको कोई टॉपर है और वो टॉपर भी पढ़ाई कर रहा है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, आप मौज मस्ती कर रहे हो, कभी मान लो किसी टाइम पे होता है ऐसा मौज मस्ती कर रहे होते हो, तो क्या होता है, टॉपर जो है वो अपनी रैंक जो है इंप्रूव कर रहा है एग्जाम में। मान लो उसकी रैंक पहुंच रही है 1000 से और 500 पे, तो उसने 500 नंबर रैंक अपनी इंप्रूव करी, और आपकी जो है पहुंची 5000 से मान लो 4800 पे, तो आपकी 200 इंप्रूव हुई बस, उसकी 500 इंप्रूव हुई, तो आपका गैप कितना हो गया? पहले कितना गैप था? पहले आपका गैप था 5000 रैंक थी मान लो आपकी, और टॉपर जो था उसकी 1000 थी। ये टॉपर आप भी हो सकते हो अगर ढंग से मेहनत करोगे तो। अब ये 1000 से पहुंच गया भाई 500 पे, और आपने मेहनत करी नहीं, आप पहुंच गए 4800 पे। तो पहले कितना गैप था दोनों में? पहले गैप था हमारा 4000 का गैप रैंक का। अब कितना गैप हो जाएगा कुछ टाइम बाद? ये रैंक गैप कितना हो गया? 4300 का। तो इसकी स्पीड कितनी है? 300 की स्पीड से बढ़ता जा रहा है गैप। ये भाई ये 200 आगे बढ़ा लेकिन ये 500 आगे बढ़ गया, ऐसे हो गया ना ये भी कि 20 आगे बढ़े 4 आगे बढ़ा। इसको देख के मुझे याद आ गया। तो आप भी देखो, अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा? गैप बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड पकड़नी पड़ेगी आपको, गैप अगर कम करना है तो। आई होप आपको क्लियर होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच क्या होता है। अब बोलेंगे सर कि इतना लंबी कहानी सुना दी, ये तो बता दो ई क्या होता है। तो ई बता देते हैं भाई, ई क्या होता है? ई हमारा होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बोलते हैं ई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को ई बोलते हैं। बोर्ड के लिए इतना काफी है। अगर हम कंपटीशन में मूव करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो फिर डेफिनेशन थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं बस कि ये होता है, इससे आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, या वेलोसिटी मतलब वही है, रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में अप्रोच, सेपरेशन अपॉन में अप्रोच। ठीक है, सेपरेशन अपॉन में अप्रोच। सेपरेशन जैसे यहाँ पे 16 आई थी, और मान लो ये अप्रोच आपकी ये होती 8 होती, तो रेशियो क्या होता? 16/8 होता। ठीक है, हालांकि ये नहीं आएगा केस ये ठीक है। तो लेकिन ऐसा हम निकालेंगे कि इसका बाय इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना? तो देखो इजी है, अगर ढंग से कॉन्सेप्चुअली समझोगे सब कुछ इजी है। तो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा, फिर हम और क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे धीरे 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 मूव करेंगे, सब होगा। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h1 एंड इट रिबाउंड टू द हाइट ऑफ h2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो आपने h1 से किसी बॉल को नीचे गिराया और टकराने के बाद ये h2 हाइट ऊपर चली गई। तो यूजुअली h2 कम होता है, तो मैं h2 को कम बनाता हूं, तो h2 हाइट ये ऊपर चली गई। आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू आपको बतानी है कि यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है। जो कोलिजन हुआ यहाँ पे जमीन के साथ बॉल का, उस टाइम पे E की वैल्यू क्या लोगे, कितनी होगी। तो देखो E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E हमारा होता है सेपरेशन बाय अप्रोच। तो देखो मान लो टकराने से पहले, जब ये यहाँ पे टकराई, जस्ट टकराने से पहले इसकी स्पीड v1 थी, और जस्ट टकराने के बाद स्पीड हो गई v2। ठीक है, स्पीड देखो यहाँ पे 0 रही होगी, यहाँ पे बढ़ते 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 फिर v1 हुई होगी। ऐसे यहाँ पे v2 है, फाइनली 0 हो जाएगी। तो मैं बाकी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच लिखूं तो E क्या होगा? E इज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में अप्रोच। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो कि बॉल है, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो कि बॉल है, यहाँ पे जमीन तो मूव नहीं कर रही। तो हमारी जैसे वहाँ पे बॉल थी तो दोनों बॉलें मूव कर रही थी 16 से 4 से, यहाँ पे एक ही बॉल मूव कर रही है, मतलब एक ही चीज मूव कर रही है, जमीन तो कर नहीं रही। तो इसकी जो अप्रोच वेलोसिटी होगी वो v1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो स्पीड है ही नहीं, तो ये v1 से इसकी तरफ बढ़ रही है। और जब ये दूर जा रही है तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2, क्योंकि तो रुका हुआ है, ये v2 से दूर जा रहा है बस, है ना, तो v2 इसकी सेपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आएगी v2/v1। तो हमें v2/v1 निकालना है, v2/v1। आपको कैसे निकल तो क्या? अरे निकला नहीं भाई, जो आपको टर्म दी हुई है उसकी टर्म में, h1 h2 की टर्म में निकालना है ना। जब भी क्वेश्चन दिया होता है उसकी टर्म में हमें आंसर निकालना होता है। v1 v2 तो आपने माना है, एज्यूम किया है। अब v1 कैसे निकालोगे? तो आपको पता होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने काइनेमेटिक्स की वीडियो देखी होगी, कि यहाँ पे v1 निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्या यूज करें? हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं v² - u², क्योंकि हमें यहाँ पे v निकालना है, u हमें पता है और डिस्टेंस पता है। तो हम लिख सकते हैं v² - u² इक्वल टू 2a, a की जगह g आ जाएगा, इंटू s की जगह h1 आ जाएगा। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2g h1, √2g h1 हो जाएगी।
ठीक है, ये हमारी क्या आई, V1 की वैल्यू। ऐसी V2 अगर हम निकालना चाहें तो V2 कैसे निकालोगे, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u मतलब V2 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 2as, a कितना हो जाएगा नीचे की तरफ है माइनस जी, इंटू s कितना हो जाएगा h2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा v का वो कितना आ जाएगा, V2 का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2gh2। तो V2 का जो वैल्यू हमारा आएगा 2g रूट h2 आएगा, और ये 2g रूट h1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट ऑफ 2g h2 अपॉन में 2g h1। अब भाई यहाँ पे जो कॉमन है वो काट लो, रूट जी कट जाएगा दोनों, तो फाइनली क्या बचेगा आपका, रूट ऑफ h2 बाय h1। तो अगर हमें h2 और h1 की वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है h2 बाय h1, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ई कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, सेपरेशन क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। ओके, अब आपसे स्टेटमेंट कुछ पूछी गई है, बताना आपको कि सही है या गलत है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। गिव द रीजन फॉर द योर आंसर, आपको बताना है क्यों सच है या झूठ है, क्या वो सही है या गलत है। इन एन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी रिमेन कंजर्व। जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम और एनर्जी जो होता है ईच बॉडी का वो कंजर्व रहता है। सही या गलत, सही है गलत है, इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है, सही है गलत, नहीं गलत है, अरे सही नहीं है भाई, गलत है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है मोमेंट एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, ये भी तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ईच बॉडी रिमेन कंजर्व, ईच बॉडी रिमेन कंजर्व। कंजर्व रहता है क्या, एनर्जी कंजर्व रहती है, टकराने के बाद हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाती है ना बॉल की, अभी टकराने के बाद मान लो 4 मीटर से आ रही है इधर को फिर वापस चली गई 2 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगा। तो भाई वो कंजर्व नहीं रहता है, एक बॉडी का नहीं रहता, अलग अलग बॉडी का नहीं रहता है, पूरा सिस्टम का रहता है। मतलब दोनों बॉडी का मोमेंटम ऐड कर दोगे बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है, बस तो इलास्टिक में भी मोमेंटम तो सेम ही रहता है दोनों केस में ना, तो मोमेंटम जो होता है बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है, लेकिन किसका, पूरे सिस्टम का, एक बॉल का नहीं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम रहेगा और जो एनर्जी होती है वो भी पूरे सिस्टम की कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक में तो वो भी नहीं होता। तो इलास्टिक कोलिजन में भी अगर हम बात करें तो क्या होता है, पूरे सिस्टम की एनर्जी, एक बॉल की एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो ट्रांसफर हो सकती है, जब टकराती है बॉलें तो एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो ये गलत है और स्टेटमेंट आपको बता दी क्यों ऐसा है, रीजन आपको मैंने बता दिया। तो लिखा है इट इज फॉल्स बिकॉज देयर इज इलास्टिक कोलिजन, टोटल एनर्जी मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, दोनों का मिला के कंजर्व रहता है, मिला के, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से, है ना, जल्द फटाफट से जो कर देते हैं आंसर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होती है सिस्टम की वो जो है पहले से कम हो जाती है। तो इस बार बताओ क्या आंसर होगा। इन इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, चेक कर ले इस बार। अच्छा तो चेक कर लेते हैं फिर इस बार क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी है आपकी, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि मोमेंटम सेम रहता है दोनों में, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम हो जाती है हमारी, किसमें, इनइलास्टिक में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। देर बिकॉज इस केस में क्या होता है, देयर इज अ लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एक्सेट्रा, है ना, तो उसमें लॉस होता है। एक्चुअली देखो होता है कि आपको मैं अगर डेप्थ में बताऊं ना, देखो टाइम कम होता है लेकिन मैं डेप्थ में फिर बता देता हूं आपको। जो दो बॉल आके टकराती है ना, अगर जब वो टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होता है कि वो बॉल ना शेप उनकी डिफॉर्म हो जाती है, मतलब गोल बॉल होती है तो डिफॉर्म होके फ्लैट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा उनकी शेप रिगेन होती है और फिर वो गोल बनती हैं और फिर वो निकल जाती है ऐसे, है ना, दूर दूर चली जाती हैं। तो जब ये शेप डिफॉर्म हुई तो अगर उसने दोबारा अपनी शेप रिगेन कर ली, गोल बॉल बन गई, तो क्या हुआ कि देखो जब शेप डिफॉर्म हुई तो ये एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जो शेप के कारण जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और फिर दोबारा वो अपनी शेप में आ गया, तो अगर अपनी शेप में वापस आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन मान लो अगर उसने शेप परमानेंटली गेन कर ली तो फिर क्या होगा, अगर तो उसमें डेंट रह गया, पूरी गोल नहीं बन पाई बाद में वो बॉल, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
तो उसी को हम बोलते हैं इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब कि बॉल अपनी शेप को रीगेन कर ले। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि बॉल शेप को, कोई भी चीज होती है शेप को रीगेन कर ले, तो इलास्टिक बॉडी बोलते हैं उसको। तो अगर उसने शेप को रीगेन कर लिया तो हम क्या बोलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, तो आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर उसने शेप को रीगेन नहीं किया तो क्या होगा, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो कंजर्व नहीं रहेगी। उसके अलावा और क्या होता है कि कई बार साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में भी एनर्जी लिबरेट हो सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। आई होप क्लियर हुआ होगा, काफी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इलास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक बॉडी आप लोग पढ़ोगे जब आपका चैप्टर आएगा सॉलिड की प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जब आएगा तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अ मास m collides with another mass 2m and stick to it, what is the nature of collision? बता चुका हूं मैं, बताओ क्या आंसर होगा इस बार। स्टिक, चिपक गया, जाके चिपक गए, आप मोबाइल पे जाके चिपक गए, कौन सा कोलिजन है ये कोलिजन है, यस वेरी गुड, इट इज द इनइलास्टिक कोलिजन। जब भी हम मोबाइल पे चिपकते हैं तो क्या होता है, हमारा रैंक डाउन हो जाती है, मतलब एनर्जी कम हो जाती है, उसके हिसाब से देखें पढ़ाई के हिसाब से। ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कम हो जाती है हमारी, जब कोई चीज किस पे चिपक जाती है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, टू इक्वल मासेस, वन एट रेस्ट अनदर इज मूविंग, अंडरगोज द इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। इसमें ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। If one mass goes at an angle of 5/3 original direction, what is the direction of the motion of the other? आपको बताना है दूसरे की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन होता है जो हम लोग डेरिवेशन वाले उसमें करेंगे वीडियोस में। तो उसमें क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑब्लिक कोलिजन होता है तो जो बॉडी होती हैं वो ना अगर ऐसे टकराती हैं तो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर मूव करती है टकराने के बाद। तो जो टकराने के बाद बॉडी मूव करती है, इस केस में अगर मास दोनों का सेम है, इक्वल मासेस हैं, तो ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं, ऐसे एंगल में 90 डिग्री होता है आपस में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी रेस्ट पे थी और एक बॉडी आके उस पर टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, ये मान लो ऐसे जा रही थी, जाके इस पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, वन गोज एट द एंगल ऑफ π/3 विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो एक जो है π/3 चली गई ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, जो है π/3 का एंगल बना रही है, तो दूसरा कितना एंगल बनाएगी, तो जो एंगल होता है दोनों के बीच का 90 होता है, जो बॉडी मूव करती है आपस में। तो अगर एक π/3 एंगल बना रही है तो दूसरा कितना बनाएगी, ये एंगल आपका π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब ऐसा कोलिजन होता है इक्वल मासेस का और ऑब्लिक कोलिजन होता है तो बॉडीज क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर मूव करती है। तो एक बॉडी अगर ये ओरिजिनल इससे वेलोसिटी से π/3 एंगल बना रही है तो दूसरा कितना बनाएगी, π/6, इसको π/6 भी बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा π/6, ठीक है। और इसका डेरिवेशन है, हम लोग देखेंगे, आप लोग भी अगर किताबें देखना चाहो देख सकते हो डेरिवेशन कि ऐसे कैसे आता है कि परपेंडिकुलर जो मूव करती है ऐसा क्यों होता है। तो उसका डेरिवेशन है, थोड़ा खतरनाक सा है, तो देख लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आई है। ये बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल है यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये जो है कांटेक्ट में है, एक दूसरे के टच में है, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, आर हिट हेड ऑन बाय द अनदर बॉल। तो पीछे से एक और बॉल आई और उसने जाकर उसको क्या करा, हिट कर दिया इसको। तो फिर क्या होगा, दे आर अनदर बॉल बियरिंग द सेम मास सबका सेम है, इनिशियली विद द स्पीड v, इसका वेलोसिटी v है, कोलिजन हमारा इलास्टिक है। तो कौन सी पॉसिबल कंडीशन होगी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। तो एक कंडीशन इसने बोला कि ये वाली बॉल रेस्ट में आ जाएगी और बाकी दोनों बॉलें मूव करने लग जाएंगी, या फिर ये दो बॉलें रेस्ट में आ जाएंगी, पहली और दूसरी वाली, तीसरी वाली मूव करने लगेगी, या तीनों की तीनों जो है v/3 से मूव करने लगेंगी, है ना। इसमें इसने v वेलोसिटी ली है, इसमें v/2 ली है, ठीक है। तो इसने ऐसी वेलोसिटी ली है। तो देखो आपको पता होगा जब भी कोलिजन होता है तो दो चीजें होती है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ, क्या लगाते हो आप, दो चीजें लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ, एक तो दोनों में लगता है, दोनों में क्या लगता है, इलास्टिक में भी, इलास्टिक में क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक में भी, इनइलास्टिक में भी। तो आप देखोगे आप इसने मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश की है। देखो इसका मोमेंटम कितना है, m × v, क्योंकि इसकी स्पीड v है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m × v, और इनका कितना है, रुकी हुई है तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, m × v। अब देखो फाइनल मोमेंटम इसने हर केस में mv किया है। यहाँ पे देखो ये मास m है और ये m 2m हो गया, 2m × v/2 करोगे तो mv आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉल मूव कर रही है v से m मास की, तो ये भी मोमेंटम mv है। यहाँ पे तीनों मूव कर रहे हैं, 3m हो गया मास, 3m × v/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, mv आएगा। तो मोमेंटम इसने कंजर्व किया, देखो तीनों केसेस में। ये कह रहा है कौन सा ट्रू है। अब आप कह सकते हो तीनों ट्रू है, मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन एक और कंडीशन होती है, कंजर्वेशन मोमेंटम के अलावा एक और कंडीशन होती है जो इलास्टिक कोलिजन में लगती है। तो यहाँ पे कोलिजन कौन सा हमारा इलास्टिक है, लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, देखो इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में एक और कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है, कौन सा लगता है, कंजर्वेशन ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ
इट्स काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगता है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे, देखो कहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है, देखो जरा एक बार काइनेटिक एनर्जी कहां पे कंजर्व हो रही है। अगर हम यहां पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, ये वाली देखें तो हाफ mv² है बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन भी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हाफ mv²। अब तीनों में चेक कर लो कहां पे हाफ mv² आ रही है, यहां पे चेक करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2m है मास और v/2 का स्क्वायर यानी v²/4, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2m इंटू v² अपॉन में 4 यानी कि हाफ ऑफ mv²/2। तो इसका आधा हो गया, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच, तो ये कम है, गलत है ये। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv² आ जाएगी, ये सही है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये तो नहीं है। तीसरे वाले चेक करते हैं, तीसरे वाले में कितना है, 3 मास हैं, तीनों v/3 से मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 3m इंटू v/3 का होल स्क्वायर, ये पॉसिबल है। ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3m इंटू v²/9 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v²/3। तो ये भी भाई इससे डिफरेंट आ रहा है, बाय 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जो है 2 बॉलें आपकी रुक जाएं, पहली और दूसरी, और तीसरी वाली क्या हो, आगे मूव कर जाए, आगे मूव कर जाए, ये जो है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। वैसे इसको मैं अगर और, ये तो मेरे समझ में आ गया आप सब लोगों को। अच्छा, इसको अगर मैं और सोचूं थोड़ा सा, तो जब मूवमेंट, जब कोलिजन होता है ऐसे केसेस में सेम मासेस का, तो एक हम लोगों ने पढ़ा होगा जब ड्राइव करते हैं हम लोग चीज़ों को, तो उसमें आता है कि अगर मास सेम है तो क्या होता है, ये वाली अगर बॉल मूव कर रही है और ये रुकी हुई है, तो ये वाली रुक जाती है और फिर आगे वाली मूव करने लगती है। मतलब स्पीड जो होती है ना, दोनों की आपस में इंटरचेंज हो जाती है, इसकी स्पीड इसमें आ जाती है, इसकी स्पीड इसमें। तो अगर ये चल रहा है तो रुक जाता है और ये रुका हुआ उतनी स्पीड से आगे चलने लगता है। मास सेम होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक्चुअली जब ये बॉल इससे टकराएगी तो ये वाली रेस्ट में आ जाएगी, ये चलना शुरू करेगी, लेकिन आगे एक और बॉल है तो फिर ये इससे टकराएगी। अब ये रुकी हुई थी तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड इसमें ट्रांसफर हुई तो ये भी रुक जाएगी। तो फाइनली क्या होगा, दोनों बॉलें रुक जाएंगी और ये तीसरी वाली केवल चलेगी, ये वाला केस होगा। तो वहां से भी आप सोच सकते हो, वहां से भी सोच सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो केस है कि ये हम ड्राइव करते हैं हम लोग की, जो मास सेम होता है तो क्या होता है, एक स्पीड रुक जाती है, बॉल रुक जाती है, और दूसरी वाली क्या होती है, उतनी स्पीड से फिर मूव करती है। तो वो वाला केस से हम सोच सकते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अदरवाइज आप ये ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो हमें यही करना है वैसे बेसिकली पेपर में, क्योंकि ये वाला तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, अदरवाइज पता नहीं होता ये लोगों को, ठीक है। चलो, 10 आइडेंटिकल बॉल आर प्लेस इन द कॉन्टेक्ट ऑन अ स्मूथ टेबल इफ 11th बॉल इज कमिंग। देखो 11 बॉलें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यार, ऐसा होता है ना, टीचर बोलता है ना कि 10 बार लिखो सॉरी 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 कॉपी में, तो वैसे लिखना पड़ रहा है, 10 बार बॉल बनानी पड़ रही है। 10 बॉलें हैं और क्या है, आइडेंटिकल बॉल है, मतलब मास सबका सेम है, स्मूथ सरफेस है। 11th बॉल आई, कोलाइड द फर्स्ट बॉल, इस पहली बॉल से टकराई, तो भाई क्या होगा, बताओ क्या होगा। मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन में बताया है क्या होगा, कितनी बॉलें मूव करेंगी और कितनी स्पीड से मूव करेंगी। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई हम सोच सकते हैं दोबारा, आप चाहो तो फिर एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा के और कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के प्रूव कर सकते हो कि क्या होगा। लेकिन अगर वैसे सोचो तो क्या होगा, ये बॉल इससे टकराएगी तो इसकी स्पीड इसमें ट्रांसफर हो गई, ये रुक गया, 0 हो गया, इसकी स्पीड v हो गई मान लो। लेकिन फिर तुरंत ही इससे टकराएगी तो इसकी स्पीड इसमें ट्रांसफर, ये रुक गया, 0 हो गया। ऐसे करते करते क्या होगा, स्पीड जो है ट्रांसफर होती जाएगी, सारी बॉलें रुकती जाएंगी, और फाइनली क्या होगा, 10वीं वाली जो बॉल है केवल वो जो है आगे मूव कर जाएगी v से, और बाकी ये सारी बॉलें जो है 10 बॉलें, इसको मिला के 10 बॉलें हो गई। अब ये 9 और ये 10, ये कि सब क्या होंगी, रेस्ट में रुक जाएंगी। यहाँ पे इनकी स्पीड 0 हो जाएगी, जो भी 10 बॉलें हैं, अब देख लेना 10 बॉलें हैं ना। और जो फाइनल वाली ये वाली जो बॉल थी 10 नंबर, एक्चुअली ये जो है हमारी मूव कर गई, ठीक है। तो ये 9 बॉलें ये है, और प्लस ये वाली बॉल हमारी रुक गई, और जो 10वीं बॉल थी वो v स्पीड से मूव कर जाएगी। तो ये भी मैं कैसे निकाला, उसी प्रिंसिपल से कि जो वेलोसिटी है वो कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक कर लिया कोलिजन का, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है और बाकी चीजें हैं वो हम सेकंड वीडियो में इससे रिलेटेड और चीजें भी करेंगे। तो भाई आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और भाई वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिए। तो बाकी अगर आपको वीडियो देखनी है इससे पहले वाली, तो भाई प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।